वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। रामगढ़ राज्य के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश और दीपक नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। दीपक जहां कड़ी मेहनत में विश्वास करता था, तो वहीं रमेश हमेशा आलीशान जिंदगी के मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। एक दिन रमेश अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली शांति देवी उसे जाकर बोली, अरे रमेश, यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो और वहाँ तुम्हारा छोटा भाई खेत में अकेला फसल काट रहा है। तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे शांति देवी, मैंने तो कल ही अपनी सारी फसल काट ली, समझी आप? लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। मेहनत का फल मीठा होता है। यह सुनकर रमेश दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में गया और गुस्से से मन में बोला, माता पिता ने मेरा नाम रमेश रखा था। उनके देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई दीपक के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली। फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। रमेश घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन सुबह सुबह रमेश का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर रमेश ने दरवाजा खोल दिया। सामने एक मोटा तगड़ा आदमी दो पहलवानों के साथ खड़ा था। अरे रमेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन ठाकुर जोरावर सिंह हूँ। तुमने मुझसे 1 महीने पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। मैं वही वापस लेने आया हूँ। रमेश एकदम से चौंक गया और तुरंत झूठ बोला। अरे ठाकुर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रमेश नहीं, दीपक है। मेरा भाई रमेश तो सामने वाले घर में रहता है। माफ करना दीपक, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना, इसीलिए धोखा हो गया। जी जी ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन अपने आदमियों के साथ तुरंत वहां से चला गया। रमेश ने चैन की सांस ली। जान बची लाखों पाए। अब मेरा सारा कर्जा दीपक चुकाएगा। महाजन तुरंत दीपक के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। दीपक ने दरवाजा खोला और महाजन से बोला, अबे क्या है, दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्जा निकल रहा हो। 1 महीना होने को आया है। आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बगैर नहीं लौटूंगा। बताए दे रहा हूं। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। ये सुनकर दीपक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तू नशे में तो नहीं है? रात को भांग के पकौड़े खा के सोया था क्या बे? मैंने कौन सी मुद्राएं ली हैं तेरी? देखो रमेश, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो। और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। अरे भैया, मेरा नाम रमेश नहीं है बल्कि दीपक है। मेरा भाई रमेश तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ जाकर उससे अपना कर्ज वसूल लो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहां से। इतना बोलकर दीपक ने दरवाजा बंद कर दिया। महाजन अपना सर खुजाते हुए बोला, मगर मैं जहां से आया हूं उसने तो बताया है कि वो दीपक है। दीपक, रमेश दीपक, अजीब गोरख धंधा है। जब ये दोनों ही दीपक हैं तो फिर रमेश कौन है? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के 2 साथियों में से एक साथी बोला। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुमने अच्छा उपाय दिया है। कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहां से। अब देखता हूं कैसे बचता है ये रमेश। अगले दिन सुबह फिर से महाजन रमेश के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। रमेश दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं दीपक हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? महाजन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं, बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। अब माफ करना रमेश, तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने रमेश से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूं। लेकिन तुम रमेश ही हो ना? ये सुनकर रमेश खुश होता हुआ बोला,
अरे अरे, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ, मेरा नाम ही रमेश है। लाओ लाओ, आप जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है रमेश, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी हैं। अब कैसे वसूलनी हैं ये तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहां से चला गया और महाजन के दोनों साथी रमेश को बुरी तरह से पीटने लगे। रमेश चिल्लाते हुए बोला, अरे भैया रुको, अरे हाय, अरे अरे मत मारो भैया, अरे मोरी मैया कूट दियो रे, शरीफ के साथ होशियारी अच्छी नहीं, अरे छोड़ दो भाई, अरे अरे मार डाला रे। इतना बोलकर रमेश ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वो दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका भाई दीपक दौड़ते हुए वहां आकर बोला, भैया भैया ये देखिए मुझे क्या मिला है। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? भैया मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नज़र खेत की मिट्टी पर पड़ी, ये उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर रमेश अपने मन में बोला, इसका मतलब वहां पर और भी हीरे होंगे, हो ना हो वहां पर हीरे की खदान भी हो सकती है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। रमेश ने नाटक करते हुए कहा, देखो दीपक, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। कौन सी बात भैया? माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी भाई, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है उस बात का। भैया मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हिस्से की सारी खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की ये छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती कर अपना गुजर बसर करना चाहता हूं। ये सुन दीपक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, समझ गया, भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, बहुत होशियार बन रहे हैं। ये सोच रहे होंगे कि इस खेत में और भी हीरे होंगे। भैया जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते हैं? खैर, अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन से दीपक रमेश के बड़े खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में रमेश ने दीपक के छोटे से खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा नहीं मिला। हाय हाय, मैं तो लुट गया। हाय मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहां से चला था। सत्यानाश जाए मेरा, इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। तभी वहां पर दीपक दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुंचा। भैया भैया ये देखो मुझे क्या मिला। रमेश ने देखा कि वो मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। दीपक की बात सुनकर रमेश गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, अरे ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? भैया मैं आपके खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। बस बहुत हो गया, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम दीपक है और मेरा नाम रमेश है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो, आखिर क्यों? भैया क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। देखो मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। मतलब ये कि आज से मेरा नाम दीपक है और तुम्हारा नाम रमेश है। अरे ये क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से दीपक रखता हूं और तुम्हारा नाम रमेश रखता हूं। भैया ऐसा है, मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं। नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम दीपक रख लिया है तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर दीपक वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर के समय रमेश, जो अब दीपक बन गया था, अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अब तो मैंने अपना नाम भी दीपक रख लिया है, अब कौन आ गया? तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है रमेश। मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब रमेश नहीं बल्कि दीपक हूं, तो फिर मैं ये दुख की खबर क्यों सुनूं? देखो बाबा, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम रमेश नहीं बल्कि दीपक है। रमेश मेरे सामने वाले घर पर रहता है। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है रमेश। मेरा नाम तो आज से रमेश है, क्या बुरी खबर है? रमेश, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चचा हरिकिशन का देहांत हो गया है।
उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले उन्होंने रमेश, मतलब कि तुम्हारे, नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति रमेश, मतलब कि मेरे ही नाम क्यों की? वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। दीपक तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वां भाई यानी कि रमेश, वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था बेटा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। दीपक उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। सामने रमेश, जो अब नया दीपक बन गया था, अपने दरवाजे से दीपक को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहीं का, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। इतना बोलकर रमेश अंदर चला गया। तभी उसके घर का दरवाजा फिर से कोई खटखटाने लगा। अब कौन आ गया? रमेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम दीपक है? सैनिक को देखकर रमेश चौंकता हुआ अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया। रमेश सैनिक से बोला, हाँ, मेरा ही नाम दीपक है। महाराज विक्रमजीत ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महाराज को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, महाराज ने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। ये सुनकर रमेश नया दीपक खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। रमेश तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल चला गया, जहां पर कुछ किसान और खड़े हुए थे। महाराज विक्रमजीत ने रमेश की ओर देखकर कहा, तुम्हारा ही नाम दीपक है? हाँ महाराज, मेरा ही नाम दीपक है। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है। क्या ये सत्य है? रमेश अपने मन में बोला, ये मूर्ख महाराज भी मुझे दीपक ही समझ रहे हैं, क्योंकि दीपक के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है ये मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देंगे। आपने बिल्कुल सही सुना महाराज। रमेश ने इतना कहा ही था कि तभी महाराज क्रोधित होते हुए अपने सैनिकों से बोले, इसे मेरी तरफ से 20 कोड़े मारे जाएं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राजकोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा तुम्हें 20 कोड़े मारे जाएंगे। जाओ, जाकर 10 वर्षों के लगान का इंतजाम करो, नहीं तो लगान न चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर रमेश पूरी तरह से डर गया। महाराज का आदेश सुनकर सैनिक रमेश पर कोड़े बरसाने लगे। ये सुनकर बेचारा रमेश रोता हुआ अपने घर पर आ गया कि तभी अचानक उसका भाई दीपक वहां पर आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, चाचा हरिकिशन ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर रमेश मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वो पूरी तरह से सुधर गया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।